सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कपास की खेती जो है वो कम पानी की खेती है। पत्ते को नीचे करके अगर आप देखते हैं तो 2 तेला प्रति पत्ता किसान भाई अपने खेत में घूम के देखते हैं और 3 जगह से 10-10 पत्तों पे देखते हैं और पत्तों को नीचे अगर 2 तेला प्रति पत्ता से ज़्यादा संख्या है या पत्ते की किनारे मुड़ गए हैं, पीले हो गए हैं, तो ये एक अवस्था है, आपने पहचान करनी है कि इस वक्त तेले के लिए छिड़काव करना बहुत ज़रूरी है। अधिक पानी अगर कपास को दिया तो वो फायदा की जगह नुकसान करता है। पौधे कई बार मुरझाने शुरू हो जाते हैं और उसमें फिर आपको एक साल्ट आता है, कोबाल्ट क्लोराइड के नाम से भी आता है, एक और साल्ट आता है सोडियम बेंजोएट। कोबाल्ट क्लोराइड तो 1 ग्राम प्रति 100 लीटर पानी और जो सोडियम बेंजोएट है वो 5 ग्राम प्रति 100 लीटर पानी। उसका स्प्रे करने से भी ये जो शॉक लगता है और जो पौधे मुरझाने शुरू होते हैं उससे उसका बचाव हो जाता है। This is my school. It's right place and change along my school. Thanks. This is our computer lab. We charge computer from church center itself. This is a school where my dream come true. नमस्कार, स्वागत आप सभी का के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। जैसे कि विदित है कि के हरियाणा किसानों की आवाज़ लगातार उठाता रहा है और किस फसल में किस समय पे कौन से बीमारी की रोकथाम के लिए क्या प्रयास किए जाने हैं, ये तमाम जो उपाय हैं वो हम समय समय पे किसानों के लिए लेकर के आते रहते हैं। तो इसी कड़ी में आज मैं आपको जो है वो नरमा कपास की जो बिजाई हुए 90 दिन का समय हो चुका है, यानी कि 90 दिन की फसल हो चुकी है, तो 90 दिनों में क्योंकि अब बीमारियां जो है वो अक्सर अभी इसी बरसात के मौसम में मानसून के मौसम में आती हैं, तो उन तमाम बीमारियों की रोकथाम कैसे की जाए, 90 दिनों की फसल में किस प्रकार की बीमारियां आने की संभावना है, वो तमाम जानकारी लेंगे। लेकिन अनुरोध है आपसे कि आप लोग जो है वो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा अगर आप नरमा कपास की खेती करते हैं तो लगभग किसान जो है वो नरमा कपास की खेती करते हैं, तो अंत तक इस वीडियो में जो है वो बने रहिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट चीज जो है वो आपके लिए लेकर के मैं आज हाजिर हुआ हूं। डॉक्टर मोंगा है मेरे साथ इस वक्त मौजूद, इनसे जो है वो आज पूरा विचार विमर्श करेंगे, विस्तृत चर्चा जो है वो करेंगे। डॉक्टर मोंगा का एक बार मैं थोड़ा सा परिचय आपको करवाना चाहूं तो जो केंद्रीय कपास अनुसंधान उसके जो है वो हेड रह चुके हैं और उसके बाद अब 5 साल रिटायर हुए को हो चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी अलग अलग तकनीकी खेती में जो किसान जो है वो रुझान रखते हैं, रुचि रखते हैं, या जो संस्थान काम कर रहे हैं किसानों की इनकम बढ़ाने के लिए या खेती बाड़ी से जुड़े जितने भी संस्थान हैं उनमें जो वो अग्रणी भूमिका में रह करके जब उनके साथ खेती को जब वो और ज्यादा प्रमोट करने का काम कर रहे हैं। चलिएगा डॉक्टर मोंगा से बातचीत का सिलसिला जो वो शुरू करते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत किया हरियाणा पे। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, अगर बात करें तो अभी बरसात का समय है, मानसून आ रखी है, कुछ एक किसानों के खेतों में पानी भी रुका हुआ है और कुछ एक सूख चुका है। ऐसे में बीमारियां सबसे ज्यादा जो है वो आने की संभावना अभी है, तो अभी डॉक्टर साहब कौन कौन सी बीमारियां आ सकती हैं या आने की संभावना है, उनकी रोकथाम जो है वो किसान कैसे कर सकते हैं? ये अभी बहुत ज़रूरी एक सवाल है कपास की खेती जो हमारे किसान भाई करते हैं उनके लिए। और आपने ठीक कहा कि कपास की खेती का जो बिजाई का समय है वो 15 अप्रैल से 15 मई है और कपास की खेती इस वक्त करीब 70 से 100 दिन की हो गई है। और इस बार कुछ मौसम भी थोड़ा गीला है तो उसके हिसाब से तरह तरह की समस्याएं कपास में देखने को मिल रही हैं। और इस समय अगर हम मुख्य रूप से बात करें तो कपास में जो हम ज़्यादातर किसान भाई बीटी कपास लगाते हैं तो उसमें इस वक्त रस चूसने वाले कीड़े एक मुख्य समस्या है। और रस चूसने वाले कीड़ों में भी मुख्य रूप से यहाँ हमारे उत्तर भारत में 3 मुख्य कीड़े आते हैं जिसको हम की थ्रिप्स बोलते हैं जो जूं, और एक सफ़ेद मच्छर बोलते हैं, फाका भी बोलते हैं, और एक तेला बोलते हैं जिसको कि जैसिड। ये 3 मुख्य कीड़े हैं। और अगर मौसम थोड़ा गीला रहता है, जैसे इस वक्त इस बार थोड़ा बरसात ज़्यादा है, तो इसमें जो है तेला
वो ज़्यादा मात्रा में आता है। और अगर मौसम थोड़ा सूखा रहता है तो उस अवस्था में जूं और सफ़ेद मच्छर ज़्यादा मात्रा में आता है। तो किसान भाइयों के खेतों में ज़्यादा मात्रा में अभी जो है तेले की समस्या, जो रस चूसने वाला कीड़ा है, और बहुत ज़्यादा ये अगर हम ध्यान ना दें तो नुकसान कर सकता है। और ये नीचे की तरफ पत्तों के जो है, इसके जो वयस्क हैं वो रहते हैं और इसके जो बच्चे हैं वो भी उड़ते रहते हैं इस तरह से। और ये जो है पत्तों के नीचे से रस चूस के पत्तों का और पौधे का नुकसान करता है। पत्तों के किनारे पीले पड़ जाते हैं और पत्ते नीचे की तरफ मुड़ने शुरू हो जाते हैं। और अगर ज़्यादा अवस्था में ये तेले की समस्या हो जाए तो इस तरह से दिखता है कि पत्ता पूरा सूख गया है, जैसे पत्ते जल गए हैं। इस तरह के लक्षण इसमें आते हैं। और इसमें अगर पत्ते की किनारियां पीली होनी शुरू हो गई, पत्ते थोड़े नीचे को मुड़ने शुरू हो गए, या पत्ते को नीचे करके अगर आप देखते हैं तो 2 तेला प्रति पत्ता किसान भाई अपने खेत में घूम के देखते हैं और 3 जगह से 10-10 पत्तों पे देखते हैं। और पत्तों को नीचे अगर 2 तेला प्रति पत्ता से ज़्यादा संख्या है या पत्ते की किनारे मुड़ गए हैं, पीले हो गए हैं, तो ये एक अवस्था है, आपने पहचान करनी है कि इस वक्त तेले के लिए छिड़काव करना बहुत ज़रूरी है। और अगर इस वक्त से आपने देरी कर ली तो इतना नुकसान हो जाएगा कि फिर आपका उसकी भरपाई करना मुश्किल है, क्योंकि पत्तों से ही मुख्य रूप से भोजन बनता है। और पत्तों को अगर पत्ते जलने शुरू हो गए तो कपास की पैदावार पे बहुत उसका असर पड़ जाएगा। तो उस समय आपने ये बात है कि छिड़काव कब करना है भाई। 2 तेला प्रति पत्ता हो गया या पत्ते थोड़ा मुड़ने शुरू हो गए, पीले हो गए किनारों से रस चूसने से, तब छिड़काव करना है। और जो भी कृषि विश्वविद्यालय की, कपास संस्थान की, कृषि विभाग के जो अनुमोदित कीटनाशक हैं उसका छिड़काव करना है। अच्छी कंपनी की दवाई लेनी है और जैसे मात्रा सुझाई गई है वो मात्रा का ध्यान रखना है। और कोशिश ये करनी है कि पत्ते के नीचे के हिस्से में आपका छिड़काव जाए कि छिड़काव कैसे करना है। तो ये चीज़ों का ध्यान रखते हुए आपने तेले की रोकथाम करनी है। डॉक्टर साहब, इन दिनों में एक बहुत बड़ी समस्या किसानों के लिए ये भी आ रही है कि जिनके थोड़े से पक्के बांध जिसको बोलते हैं, पक्के खेत हैं, पक्की मतलब कि चिकनी मिट्टी है, उनके खेतों के अंदर पानी भर जाता है और वो फिर पानी जो वो सूखता नहीं है। तो उसके बाद जो है वो गर्म पानी होने के बाद वो उससे भी जो पौधे के अंदर नुकसान देखने को मिलता है। तो जिनके खेतों के अंदर अभी तक पानी खड़ा है और ऊपर से भी मौसम और बरसात होने को है, तो उसकी देख रेख, उसका समाधान पानी सुखाने का क्या तरीका अपना सकते हैं? ये भी एक बड़ी गंभीर समस्या है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कपास की खेती जो है वो कम पानी की खेती है। अधिक पानी अगर कपास को दिया तो वो फायदा की जगह नुकसान करता है। और पानी कपास में खड़ा रहने का मतलब कपास की फसल का काफ़ी नुकसान हो सकता है। उसमें 24 घंटे से ज़्यादा अगर पानी खड़ा रहता है तो कपास की फसल में थोड़ा मुरझाना भी शुरू कर देती है। तो सबसे पहले तो पानी निकासी का अच्छा प्रबंध खेतों में होना बहुत ज़रूरी है। ये किसान भाइयों को शुरू से ही ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारे खेत में पानी निकालने की व्यवस्था है कि नहीं। वो बहुत इसकी व्यवस्था करनी चाहिए। और अगर ऐसी अवस्था में पानी खड़ा है तो जड़ों में, जड़ें हमारी जो हैं वो भी सांस लेती हैं, तो जड़ों में पानी खड़ा रहने से सांस लेने की अवस्था कम हो जाती है और कपास की फसल को काफ़ी धक्का लगता है। तो उसमें एक तो पानी की निकासी की बात हो गई, और उसके अलावा फिर ये पौधे कई बार मुरझाने शुरू हो जाते हैं और उसमें फिर आपको एक साल्ट आता है, कोबाल्ट क्लोराइड के नाम से भी आता है। एक और साल्ट आता है सोडियम बेंजोएट। कोबाल्ट क्लोराइड तो 1 ग्राम प्रति 100 लीटर पानी, और जो सोडियम बेंजोएट है वो 5 ग्राम प्रति 100 लीटर पानी। उसका स्प्रे करने से भी ये जो शॉक लगता है और जो पौधे मुरझाने शुरू होते हैं उससे उसका बचाव हो जाता है। वे भी व्यवस्था किसान भाई कर सकते हैं। और पानी जितनी जल्दी से जल्दी पानी की निकासी करें और खेत का पानी ना इकट्ठा हो इसका ध्यान रखें,
तो इस समस्या से बचाव किया जा सकता है। डॉक्टर साहब, अब अगर बात करें तो सबसे मेन और अहम सवाल यही आता है, क्योंकि आने वाले दिनों में किसान गुलाबी सुंडी के शिकार होने वाले हैं। किसानों की फसल जो है वो गुलाबी सुंडी की शिकार होने वाली है। अभी मेरे ख्याल में उसका कीड़ा बनना शुरू हो चुका होगा, तो उसकी तितली जो है वो कहीं ना कहीं देखने को मिल सकती है। तो उसका इलाज, उसका समाधान, जैसे मैंने आपसे पीछे एक इंटरव्यू किया था तो उसमें आपने फेरामैन ट्रैप के बारे में थोड़ा बताया था, तो उसके बारे में डिटेल से थोड़ा मैं जानना चाहूंगा कि ये फेरामैन ट्रैप क्या है। ट्रैप तो एक पकड़ने के लिए है, उसका समाधान कैसे हो सकता है, कैसे किसान उसको जो है वो बचाव कर सकते हैं? हाँ, ये गुलाबी सुंडी इस वक्त कपास जो हमारे पूरे देश में या उत्तर भारत की बात करें तो एक नंबर की समस्या है, जिसमें कि कपास का उत्पादन प्रभावित होता है। और ये एक ऐसा कीड़ा है जिसकी अगर किसान को पूरी जानकारी ना हो तो इससे इतना ज़्यादा नुकसान हो सकता है कि कपास की खेती, उसकी पैदावार 80-90% तक प्रभावित हो सकती है। अब आप इसमें जो समझने की बात है कि गुलाबी सुंडी जो है वो तकरीबन जो है अंडे से बाहर निकलती है और कुछ ही समय के बाद वो टिंडे के अंदर चली जाती है। और वो सुंडी जो है छोटी अवस्था में पहले फूल के अंदर रहती है, और फूल के अंदर उसकी निशानी क्या है कि फूल ऊपर से बंद हो जाता है, और उसको अगर खोल के देखें तो उसके अंदर गुलाबी सुंडी जो छोटी अवस्था में होती है। और वो बंद फूल को रोजेट फ्लावर अवस्था बोलते हैं, और बहुत जो जागरूक किसान है वो पहचानते भी हैं। तो ऐसी अवस्था में जो सबसे मेन बात है, हमें गुलाबी सुंडी जो है वो पहले तो फूल में रहेगी, बाद में वो टिंडे में चली जाएगी, उसकी पहचान कैसे करनी है, और हमारे खेत में गुलाबी सुंडी का हमला हो रहा है, होने वाला है, कब रोकथाम करनी है, उसके लिए जो सबसे कारगर तरीका है वो फेरोमोन ट्रैप का है। फेरोमोन ट्रैप जो है एक ट्रैप कह लीजिए या एक पॉलीथीन का बैग सा होता है, और उसके ऊपर एक ढक्कन रहता है, और उसके अंदर एक कैप्सूल होता है जो कि गुलाबी सुंडी की जो मादा है उसके वो जो एक महक छोड़ती है, वो महक उस कैप्सूल के अंदर होती है। और इस ट्रैप में जो नर है गुलाबी सुंडी के, वो हवा में उड़ते हुए, क्योंकि इसकी मादा की गंध ट्रैप में से निकलती है, तो नर जो हैं वो इसकी तरफ आकर्षित होके इस ट्रैप में फंस जाते हैं। ठीक है, तो इसमें जो वैज्ञानिकों ने जो तरीका निकाला है कि ये पता लगाने का कि गुलाबी सुंडी आपके खेत में अब आ गई है और नुकसान करने वाली है, आपको दवाई की ज़रूरत है, तो अगर उसमें 5 से 8 नर पतंगे प्रतिदिन और लगातार 3 दिन तक, मतलब 15 से 24 तक पतंगे, नर पतंगे अगर उसमें आ गए हैं तो आपका इसका मतलब स्प्रे करने की अवस्था आ गई है। और 2 फेरोमोन ट्रैप प्रति एकड़ या 5 ट्रैप प्रति हेक्टेयर, ये उसका लगाने का तरीका है। तो वो 2 फेरोमोन जो कहाँ लगाए जाएं, दोनों सिरों पे लगाए जाएं या बीच में लगाए जाएं? बस आपने यही देखना है कि आपका पूरा खेत कवर हो जाए, आपस में के बीच में लगा दें, एकड़ के बीच में लगा दें, और दोनों का आपस में अच्छा फासला कर दें, अच्छा फासला कर दें। और उसमें फिर आप उसकी हर सप्ताह में कम से कम 2 बार निगरानी करें। और जो उसमें नर गुलाबी सुंडी के आते हैं, जो पतंगे आते हैं, उसकी एक बार पहचान कर ले। किसी भी कृषि अधिकारी है या जो हमारे वैज्ञानिक हैं, कृषि विज्ञान केंद्र है, या बहुत प्राइवेट कंपनी के लोग भी खेतों में रहते हैं, तो एक बार आप पहचान कर लें। वैसे उसमें सिर्फ वही आते हैं, दूसरे नहीं आएंगे। आपका ट्रैप अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, और उसमें हर सप्ताह में 2 बार खेत में ज़रूर देखें। और जब वो आपका अगर 3 दिन तक आपका 5 से प्रतिदिन के हिसाब से तो 15 से 24 के बीच में आ गए हैं, तो
वो समय है आपको दवाई डालने का। ठीक है। ये एक तरीका है। और इसमें डॉक्टर साहब अगर बात करें तो दवाई बहुत सारी करके देखते हैं किसान, दवाई का कोई असर नहीं होता, लेकिन पीछे जब मैंने आपसे इंटरव्यू किया था तो उसमें आपने एक वायर के बारे में बताया था कि तार के ऊपर कुछ इस तरह का करके तरीका, वो क्या तरीका है वो बताइए। ये भी एक नई तकनीक आई है। और दवाई की बात भी मैं आपको थोड़ा और क्लियर कर देता हूँ कि जैसे अंडे में से गुलाबी सुंडी निकलती है तो फूल बंद भी हो जाता है, या कहीं थोड़ा अगर फूल खुला है तो उसमें उसके बाद वो तुरंत टिंडे में चली जाती है। तो बाहर बहुत कम समय होता है, तो दवाई इसीलिए इतनी कारगर नहीं होती। अच्छी दवाइयाँ और जो अनुमोदित दवाइयाँ हैं वो भी करने से पूरी रोकथाम नहीं मिलती। बहुत प्रयोग हुए हैं, 40-50% कंट्रोल मिलता है, क्योंकि वो टिंडे में अंदर जाने के बाद अंदर दवाई असर नहीं करती। तो ये जो नई तकनीक की बात कर रहे हैं, इस तकनीक को मेटिंग डिसरप्शन तकनीक बोलते हैं। और ये जो है कुछ वर्षों से हमारे देश में इस तकनीक की मंजूरी हो गई है। और बाहर भी जहां गुलाबी सुंडी का हमला होता है और देशों में, तो ये बड़ी कारगर पाई गई है। और हमारे यहाँ भी 3-4 वर्षों से तो मैं भी इससे जुड़ा हुआ हूँ और हमने बहुत सफल इसके परीक्षण किए हैं। अब ये क्या तकनीक है, इसमें 2 तरह के प्रोडक्ट आते हैं। एक तो पीबी नॉट के नाम से एक पीआई इंडस्ट्रीज है जो एक तार बनाती है पीबी नॉट के नाम से। जैसे उसका बंधन तकनीक बोलते हैं, जैसे राखी का बंधन होता है वो तार को पौधे पे बांधना, वो बंधन तकनीक हो गया। और वो जो तार है वो असल में एल्युमिनियम की एक ट्यूब है। अच्छा। और उस ट्यूब के अंदर फिरोमोन रहता है। जो हम फिरोमोन ट्रैप की बात करते हैं उसके कैप्सूल में फिरोमोन रहता है, इसी तरह इस ट्यूब में फिरोमोन रहता है। और ये जो तार है ये पौधे के जमीन से करीब करीब 8-9 इंच ऊपर बांधना होता है। और ये बांधने का जो समय है वो जब फूलगुड्डी आना शुरू हो, बिल्कुल उस समय 40 से 45 दिन के जब फसल हुई है उस टाइम पे वो तार बांधनी है। और कितनी तार बांधनी है 1 एकड़ में, करीब करीब 160 तार का हिसाब है। खेत की जो चारों तरफ बाउंड्री है वो 1 कदम की दूरी पे, और खेत के अंदर जो है 5.5 कदम की दूरी पे जाके वो तार बांधनी है। और ये एक और बहुत इसमें जरूरी चीज है कि ये सब कुछ किसान मिल के करीब करीब 25 हेक्टेयर की भूमि में अगर ये तारबंदी की जाए तो इसके परिणाम सबसे अच्छे आते हैं। और अगर कम जगह पे करें तो परिणाम थोड़े कम भी हो सकते हैं। तो इस तरह से 1 एकड़ में 160 करीब तार बांधी जाती है, 40-45 दिन के बाद बांधनी है, और पूरे 90 दिन तक इस तार का असर रहता है। और होता क्या है कि इस तार में से जो फिरोमोन की गंध निकलती है वो पूरे खेत में फैल जाती है। और उससे जो है, जो नर समझता है कि ये मादा यहाँ पे है क्योंकि मादा की गंध है, और वो होती उस तार में से गंध निकल रही, तो नर जो है मादा को ढूंढता रहता है उस गंध के पीछे, और वो मादा को ढूंढ नहीं पाता। और नर मादा का इससे मिलन नहीं होता, जिससे कि ना तो अंडे बनते हैं, ना आगे सुंडियां बनती है, और ना ही उससे नुकसान होता है। मतलब कि ये नर को जो है भटकाने की एक स्कीम इसको कह सकते हैं। बिल्कुल, ये नर को भटकाने की एक स्कीम है। और 90 दिन तक असर रहता है। तो करीब करीब हमारी कपास की पूरी खेती का समय, क्योंकि 40-50 दिन पे लगाई, 90 दिन और तो 140 दिन हो जाते हैं, करीब करीब टिंडे पूरे लग जाते हैं और बचाव हो जाता है। और इसी तरह से एक और कंपनी है जो क्रिमिट के नाम से एक ट्यूब आती है, जिसको कि इस तरह से पत्ते के ऊपर एक जैसे टूथपेस्ट में पेस्ट रहता है उस तरह से पेस्ट होती है, एक एक पत्ता से 400 जगह पे 1 एकड़ में वो ड्रॉप डालना होता है। मतलब कि पूरे हर एक पत्ते पे डालना जरूरी नहीं है, एक पौधे के एक पत्ते पे और इस तरह से 400 जगह पे 1 प्रति एकड़ का डालना है। और दोनों का एक ही तरीका काम करने का यही है कि इनमें से फिरोमोन की गंध निकलती है और उसमें नर जो है मादा को ढूंढने में असमर्थ हो जाते हैं और उसमें जो है नर मादा का मिलन नहीं होता और गुलाबी
गुलाबी सुंडी से इसकी रोकथाम हो जाती है। और ये जो है ये करीब करीब 25 एकड़ जो कंपनी का उन्होंने तजर्बे किया कि 25 एकड़ का एक ब्लॉक होना चाहिए, कम से कम 25 एकड़ का ब्लॉक होना चाहिए। और उसमें आपको 3 बार करना पड़ेगा, ये ट्यूब वाला जो काम है 3 बार लगानी पड़ेगी। तार जो है वो एक बार, वो तार एक बार 90 दिन रहेगी और ये ट्यूब 3 बार एक महीने के इंटरवल पे आपको लगानी पड़ेगी और गुलाबी सुंडी से इसकी रोकथाम होगी। तो ये 2 तरीके जो हैं नए तरीके हैं, जो वातावरण का इससे प्रदूषण नहीं होता। जैसे दवाई छिड़कने से हमारे ऊपर भी दवाई डलती है, हवा पानी को भी खराब करती है, तो ये वातावरण प्रदूषण नहीं होता। और ये एक पर्यावरण हितैषी तकनीक है जिससे कि गुलाबी सुंडी की बहुत अच्छी तरीके से इससे रोकथाम करी जा सकती है। इसमें अगर बात करें तो सस्ती जो है वो कौन सी तकनीक मान सकते हैं, क्योंकि किसान हमेशा सस्ते की ओर जाता है, जो कम पैसे जिसमें लगते हो, क्योंकि खर्चा पहले ही बहुत हो चुका है किसान का, अब ऐसे में और खर्चा नहीं करना चाहता। तो इन दोनों तकनीक में कम खर्चा कौन सी? ये तो बात आपकी बहुत अच्छी है, लेकिन गुलाबी सुंडी इतनी खतरनाक है कि जब 80-90% तक नुकसान हो सकता है अगर ज्यादा गुलाबी सुंडी आए। और खर्चे की बात करें तो करीब करीब दोनों तकनीकों में बराबर सा है, 3-3.5 हजार प्रति एकड़ का खर्चा है। लेकिन गुलाबी सुंडी के लिए फिर आपको कोई दवाई डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दवाइयां महंगी हैं, 4-5 स्प्रे करोगे तो 3-4 हजार 5 हजार का खर्चा, तब भी पूरी रोकथाम नहीं मिलेगी। इसमें रोकथाम उससे बहुत अच्छी मिलती है और 3-3.5 हजार प्रति एकड़ का इसमें खर्चा है। और वैसे सोचा जाए तो अब 7-8 हजार रुपए नरमे का रेट है, जो एमएसपी भी 8,000 से ऊपर है। तो अगर आपने आधा क्विंटल नरमा ही 4,000 का हो गया तो वो थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन कई किसान भाई सोचते हैं कि अभी तो आई नहीं तो हम सोचें लगाएं ना लगाएं, उसमें रहते हैं। लेकिन मेरा तजुर्बा ये है कि अगर आपने ध्यान नहीं रखा, फेरोमोन ट्रैप नहीं लगाए, तो क्योंकि सुंडी टिंडे में रहती है और जब टिंडे खुलने शुरू होते हैं तो सारा नरमा काना मिलता है और इतना नुकसान होता है कि 1-2 क्विंटल भी एकड़ का नरमा नहीं आता। उसके बाद स्प्रे पे स्प्रे करने के बजाय अच्छा है कि आप पहले से 3-3.5 हजार रुपए लगा। हाँ, ये एक तरह से बीमा की तरह है आपका हिसाब। तो अगर आप सूझबूझ से काम करें और आपका अनुभव है कि आपके खेत में गुलाबी सुंडी का हमला हुआ और बहुत नुकसान हुआ, तो आप अगर पहले ही लगा लेंगे तो आपकी उसकी रोकथाम हो जाएगी इसमें। और दोनों आपको बाजार में उपलब्ध हैं, आप अच्छी तरह से सोच विचार करके कोई भी तरीका इसका अपना सकते हैं। ठीक है, शुक्रिया डॉक्टर साहब बातचीत के लिए। तो यहाँ पे डॉक्टर मोंगा से हमने बातचीत की, किसानों की तमाम समस्याओं का समाधान जानने का प्रयास किया। इसके अलावा अगले वीडियो के अंदर हम आपको जो है वो अनेकों जो और किसी जानकारी से जो अवगत करवाएंगे, डॉक्टर साहब से जानकारी लेंगे और समय समय पे डॉक्टर साहब के पास आ करके जो है वो अगले साल से अगर बात करें तो जब से नरमा कपास की बिजाई शुरू होती है उससे लेकर के और नरमा कपास की बिजाई की कटाई तक जो है, नरमा कपास की फसल की कटाई तक का क्या क्या प्रोसीजर आपने अपनाना चाहिए, किस समय पे क्या कुछ करना चाहिए, वो पूरी डिटेल के साथ हम अलग अलग वीडियो जो है वो डॉक्टर साहब के साथ बात करके जो है वो बनाते रहेंगे, आपको जानकारी देते रहेंगे। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को यूट्यूब पे सब्सक्राइब कीजिएगा और फेसबुक पे जो है वो हमारे पेज के हरियाणा को फॉलो कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सकता है शेयर कीजिएगा, ताकि हर उस किसान तक पहुंच सके जो नरमा कपास की खेती करता है और अपनी फसल को गुलाबी सुंडी को लेकर के काफी परेशान है, ताकि वो भी अपनी फसल को जो है वो इन तमाम तरीकों का उपयोग करके, इन तकनीकों का उपयोग करके अपनी फसल को जो है वो गुलाबी सुंडी के प्रभाव से जो है वो बचा सके और अपने परिवार का पालन पोषण अच्छे से कर सके। आप इस वीडियो को लेकर के अपनी राय कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। कैमरा से मुकेश गोदारा के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।